क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 19 जनवरी का करंट अफेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, और मेन जो एग्जामिनेशन है सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स, वनडे एग्जामिनेशन और मेंस दोनों के लिए ही। ठीक। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इंडिया ओमान, ओपन स्काई संधि क्या है, कश्मीर संबंधित ब्रिटेन में क्या बहस हो रही है, विवाह की सूचना का प्रकाशन अनिवार्य नहीं है, किसने कहा, क्या चीज़ें हैं देखेंगे। और 1G यानी कि वन जनरेशनल एथनॉल के उत्पादन के लिए मॉडिफाइड स्कीम जो है बनाई गई है, उससे रिलेटेड है। ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है, जो हमारे साथ पहले जुड़े हैं, एक नोटबुक बनाई जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी वैल्यू एडिशन बताता हूँ, उसको आप लोग को लिखना है। मैप बुक रखनी है इंडिया की, आपको रखनी है ऑक्सफोर्ड की, और वर्ड के लिए ओरियन ब्लैक स्वान। ठीक। और आपका सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस तो आपको अच्छी तरीके से देखे होने चाहिए, ताकि आप लोग खाली वही चीज़ पढ़ें जो रेलिवेंट हो। और नोटबुक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को आखिरी में अच्छे से रिवाइज करने के लिए मौका मिले। इसमें जो नोटबुक होता है, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो है जनरल स्टडीज़ भी हो जाता है। ठीक। और साथ ही साथ हमारा यूपीएससी का 2021 का और ईपीएफओ को 2020 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज भी फुल लेंथ टेस्ट भी है और आपका सेक्शनल टेस्ट भी है, स्टडी मटेरियल है, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आप कुछ भी डाउट पूछिए, स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग को पर्सनल गाइडेंस 2047 यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग को अगर एडमिशन लेना तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक। देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, इंडिया और ओमान से रिलेटेड है। इसमें हम लोग मैपिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस रहता है वाई फैक्टर पे, एनालिसिस यानी विश्लेषण पे, और इंटरलिंकिंग पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग का ये जो संदर्भ है, कंटेक्स्ट है, वो बताया जाता है। ठीक। और उसमें कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और वैल्यू एडिशन। ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, और या फिर जो भी क्वेश्चन या फिर जो वैल्यू एडिशन कराता हूँ, सिर्फ उसी को ही आप लोग लिखिएगा नोटबुक पे, बाकी आप लोग पीडीएफ से पढ़िए। ठीक। अब देखिए, इंडिया ओमान जो है, ओमान आपका अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। अभी इसकी मैप दिखाऊंगा। 14 जनवरी के आसपास इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अपनी रिलेशनशिप की समीक्षा करी, और ये ट्रेड, अच्छा, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। ठीक। मतलब कि सामरिक महत्व है इनकी पार्टनरशिप का सहभागिता में, तो रणनीतिक भी बोल सकते हैं। तो आप लोग को आज ये देखना है लिस्ट जाके, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे लिस्ट है इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप लोगों को खोलना है, क्या करना है, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स, ये ऐसे लिखिएगा, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया, गूगल पे लिखिए और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA लिख दीजिएगा, तो आपको स्ट्रेटजिक पार्टनर्स की लिस्ट मिल जाएगी। हो सकता है वहाँ पे ऐसे पूछ ले, बताइए कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो एक बार आपने पढ़ी होगी तो एलिमिनेट कर लेंगे आंसर। ठीक। तो उन्होंने अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोविड-19 के टाइम पे जब मिल जाएगी, नॉर्मलसी आ जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और व्यापार पे जो है समीक्षा करने की बात करी है। ठीक। ये पहली मीटिंग है कोविड के बाद में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि यहाँ पे हम वैक्सीन भी भेजेंगे कोविड की। साथ ही साथ डिस्कशन इस पे भी हुआ कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम, मतलब कई सारी जगहों पे ऊर्जा, व्यापार, निवेश, अच्छा सा अंतरिक्ष खनन सब कुछ हो गई। सारी बातों सारी बातें कर ली उन्होंने कोविड के बाद। बहुत दिनों बाद मिले थे दोस्तों, अपना जो है सारी बातें उड़ेल दी एक दूसरे के ऊपर। एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन डिस्पाइट द कोविड-19। ये लोग यही कह रहे हैं कि हमने स्ट्रेटजी अपने में रिलेशनशिप बना रखी। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक। सस्टेन मोमेंटम बना रहा हो, यही सब मतलब होते हैं ना कि फॉर्मेलिटी करने वाली बातें। फिर इन्होंने ये है कि फूड और सब, ओमान ये कह रहा है कि फूड और मेडिकल सप्लाई इंडिया देता रहा। एयर बबल, एयर बबल मैंने आप लोग से पहले भी क्वेश्चन पूछा था, नोट्स भी आप लोग ने बनाए थे, पेड ग्रुप में सबने दिखाया भी था। एयर बबल क्या होता है कि ये ट्रैवल करने वाला, जैसे इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेल रही है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एयर बबल वाला ये हो गया एग्रीमेंट टाइप से। ठीक। इसमें क्या है कि ट्रैवल और जब आप करेगा, दोनों लोग की टीम के लोग जो है प्लेयर्स, मतलब इंडिया वाले जैसे जा रहे हैं वहाँ पर, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो गया ये एग्रीमेंट कि आप लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे कि आप इसके बाहर नहीं आ सकते, आप यहीं तक जा सकते हैं, या आप कहाँ रहेंगे, क्या चीज़ें हैं, उसे फॉलो करना होता है। उसी को एयर बबल बोलते हैं। कोई हवा का कुछ मतलब बैलून नहीं है ये। ठीक। कॉपरेशन होते हैं एरियाज ऑफ हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, सारा ये ओमानी ने बताया, ओमान वालों ने बताया है। और रीजनल डेवलपमेंट और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे भी बात हुई है। ठीक। साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है। आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है, अल नजा। ठीक। एयरफोर्स की एक्सरसाइज कौन सी है, ईस्टर्न ब्रिज। नेवल, नसीम अल बहर। नेवल में एन भी है, NN।
नसीम नेवल अल बहार किसके बीच में? ओमान और इंडिया के बीच में। एयरफोर्स की ईस्टर्न ब्रिज, आर्मी की अल नज़ा, ठीक, अल नज़ा, ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहार, ये तीनों किससे हैं? ओमान से रिलेटेड है। देखिए अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मैप है, आप लोगों के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेके आया हूँ। पहले तो देखिए ये आपका आपका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक, और ये जैसे ओमान, ये जितना भी कलर्ड वाला एरिया आपको दिख रहा है ये सब ओमान है, लेकिन यहाँ पे यूएई को बीच में यहाँ से देखिए अरेबियन सी में जो है एंट्री है एक तरीके से डायरेक्टली, और ये जो टिप है ये टिप पे यूएई नहीं है, ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के बीच में। चाबहार जो है आपका यहाँ पे है, ठीक, चाबहार पोर्ट। इंडिया वालों का एक स्ट्रेटजिक मतलब ये हुआ है इनके साथ में, ओमान के साथ में, एक दुकुम पोर्ट है यहाँ पे, ठीक, ये ओमान का पोर्ट है यहाँ पे, मतलब अपना मिलिट्री के लिए यूज़ भी कर सकता है इंडिया और लॉजिस्टिक्स के लिए भी। एक्चुअली क्या है कि इंडिया को घेर रहा है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से, तो इंडिया भी जो अपने लिटोरल स्टेट्स हैं, मतलब कि जो अरेबियन सी में, इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी में, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी अपने भी जो है नेवल पोर्ट्स या मिलिट्री वाले लॉजिस्टिक्स वाले पोर्ट बना रहा है, ठीक। तो इसी सीरीज़ में देखिए आपका जैसे इंडिया ये हो गया तो ओमान यहाँ पे आ गया, ठीक, दुकम पोर्ट हो गया। इसी तरीके से अगा लेगा, ये सुन देख रहे हो ना आप? अगा लेगा ये कहाँ पर है? ये मॉरिशस में है, ठीक। एजम्पशन आइलैंड कहाँ पर है? ये आपका सेशल्स में। सेशल्स आपको बताना है कौन सी कंट्री में आता है, चर्चल्स आइलैंड में। हालांकि ये बाद में मना कर दिया गया था, इंडिया पहले, अभी भी नेगोशिएशन मतलब अंडर गोइंग है, हो सकता है आगे मिल जाए। सलाला भी एक तरीके का ये है। बाकी मतलब ये वाले पोर्ट्स इंडिया के पास हैं क्या, एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को ही काउंटर करने के लिए, ठीक। तो ये वाली मैपिंग एक्सरसाइज है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज से सिर्फ 3 कंट्री से जुड़ निकलता है, ठीक। आपको उनके नाम बताने हैं कमेंट करके, ठीक। अगला जो हमारा है ये बहुत ही मतलब इस पे क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है और आपका जो है प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, इससे रशिया ने क्यों, कौन कौन कंट्रीज अभी इसमें हैं या नहीं है, क्या इंडिया इसका है मेंबर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे। तो अभी रशिया ने, अब इसके बारे में बता देता हूँ कि कंटेक्स्ट क्या है। रशिया ने ओपन स्काई ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया है। यूएसए पहले ले चुका है, ट्रम्पू अपना आप जानते ही हो, वो किसी भी ये इसमें नहीं रहना चाहता है, कोई भी जो मल्टीलेटरल वाले जो है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी फ्रीटी, ये कुछ नहीं समझता है वो। अब खैर उसी को हम कुछ नहीं समझते, वो तो जा ही रहा है, कल चला जाएगा, ठीक। तो ओपन स्काई ट्रीटी से उन्होंने नाम ले लिया। ये होती क्या है ट्रीटी? ये है कि 30 मतलब 35 कंट्रीज़ हैं, 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपस में सब लोग के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सब लोग के बीच में क्या करेंगे कि आप फ्लाइट के ज़रिए वहाँ की रेकी कर सकते हो, रिकॉनेसेंस कर सकते हो आप, यानी कि निगरानी कर सकते हो, ठीक। बस आपको क्या करना होगा, 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा और 24 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट की डिटेल देनी होगी कि फ़ला फ़ला जगह से आप निकल रहे हो, ठीक। इतना दे दो तो जो है आप जो है आराम जाओ, रेकी करो, रेकी, ताकि मतलब एक दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ भाई हमारी जो ये टेरिटरी है ये रशिया की टेरिटरी है, ये यूएसए के खिलाफ़ नहीं यूज़ हो रही है, यूएसए की टेरिटरी रशिया के खिलाफ़ नहीं यूज़ हो रही, इस तरीके से। तो रशिया, अब ये लोग बाहर निकल गए तो अब ये सब काम आप कर नहीं सकते हो, ठीक, फ्लाइट रेट नहीं ले सकते हो। इसमें कहा गया है कि यूएसए का वैसे सेटेलाइट के आने की वजह से, ठीक, जब ये क्योंकि ट्रीटी फाइनली जब आई थी ये 1992 में आई थी, लेकिन जो है फिर सेट और उसके उस समय तो थी नहीं भाई सेटेलाइट वेटेलाइट का इतना ज़्यादा बोलबाला था नहीं। अब सेटेलाइट के थ्रू हमें जो है इमेज वाले मिल जाती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट से। अभी मैंने एक लिंक दिया, उसको आप लोग को विजिट करना है, ठीक, वेबसाइट का। तो आप लोग सेटेलाइट के थ्रू तो इमेज निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी कई सारा डेटा ऐसा होता है, अभी हम फैक्ट्स में देखेंगे, जो फ्लाइट के ज़रिए ही हो पाता है, ठीक। तो अब ये रशिया भी इससे पुल आउट हो गया है, यूएसए पहले ही हो गया था, और अब जो है इस तरीके से मतलब थोड़ा सा ये है कि कई सारे चीज़ें और भी बोल रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर कुछ ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट एक पॉलिसी है, उनका क्या होगा उसके बारे में सोचा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ कहानी थी। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है इसमें फैक्ट्स। यूएसए ने पहले ही छोड़ दिया था, ठीक, ये पहले बता दिया आपको। ओपन स्काई ट्रीटी 1955 में चालू हुआ, कोल्ड वॉर के टाइम पे। शीत युद्ध आप लोग को मैंने बताया था, एक ब्लॉक था, 2 मिलिट्री ब्लॉक थे, यूएसए था, ये कैपिटलिस्ट वालों का था, यानी कि
पूंजीवाद मेंटेलिटी आइडियोलॉजी वालों का था। ठीक, और दूसरा था यूएसएसआर, ये कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी वालों का था। ये दोनों मिलिट्री वॉर थे। इन्होंने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने वार्सा पैक्ट किया, समझना पूरा मेंस का हिसाब से बता रहा हूँ। वार्सा पैक्ट किया, और ये आपस में कभी भी डायरेक्टली नहीं भिड़े। इसको बोलते थे ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप मतलब ऐसा लगता था अब बस बस इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है, लेकिन कभी लड़ते नहीं थे आपस में। एक दूसरों को मदद, मतलब इसका जो दुश्मन है उसको जो है यूएसए मदद कर देगा। ठीक, यूएसए का जो दुश्मन है उसको यूएसएसआर मदद कर देगा। तो ये एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर करते थे। ठीक, और इसीलिए जो है साहब एक डायरेक्टली ना लड़ने की वजह से इसको शीत युद्ध बोला गया, यानी कि कोल्ड वॉर, क्योंकि हॉट हो ही नहीं रहे हैं, आपस में लड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो ये वाली सारी बात थी। तो उस समय तो ये रख बनाया गया था कि आपस में हो, लेकिन ये हो नहीं पाई जब तक यूएसएसआर का विघटन ना हो गया, यानी कि डिसइंटीग्रेशन। यूएसएसआर का विघटन जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लासनोस्ट। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, जो मैं बताता जा रहा हूँ इसी से रिवाइज करते चलो। सुबह 6 बजे आएगा ही आएगा ये वीडियो आपके लिए, इससे पढ़ते चलो। और करंट अफेयर से रिवीजन करना सबसे बढ़िया होता है। ग्लासनोस्ट और प्रेस्टोरिका ये रशियन वर्ड्स हैं, आप लोगों को इनके मुझे मीनिंग बताने हैं। ठीक, एक का मतलब है ओपननेस, दूसरे का क्या है बताइए, और फिर ग्लासनोस्ट और प्रेस्टोरिका क्या है, इसकी वजह ये पॉलिसी कौन लाया था, और इसकी वजह से विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का। जब विघटन हो गया उसके बाद ये ट्रीटी जो है आ गई, मतलब इसको साइन हो गया ये। ठीक, नाटो का और वार्सा पैक्ट जो पहले था उनके बीच में हो गया साइन, सोवियत यूनियन के बीच में। अब ये इफेक्ट में आई लेकिन 2002 में, और 35 इसमें सिग्नेटरी थे। रशिया भी था, और एक नॉन रेटिफाइंग मेंबर भी था, किर्गिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपने देखी है ना, इससे मैपिंग भी मैंने आप लोग से कराई थी। इसमें यही था कि इस ट्रीटी में कहा जाता था कि भैया आप स्पाई कर सकते हो, निगरानी रख सकते हो होस्ट नेशन पे। आप लोग को 72 घंटे पहले बताना है कि आप एरियल इमेज लेना चाहते हो, और एग्जैक्ट मतलब फ्लाइट पाथ क्या होने वाला, जो मैंने पहले बताया वो वाली चीज़ है। अच्छा, ये ओपन स्काई ट्रीटी है। ओपन स्काई ट्रीटी एक होता है ओपन स्काई पॉलिसी, कंफ्यूज मत होना। ट्रीटी तो जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो है, पॉलिसी क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में एयरलाइन से संबंधित है। ठीक, एयरलाइन से संबंधित है, कितनी भी आप फ्लाइट ला सकते हो, जा सकते हो, वो वाली बात है। ऐसे मुझे लगा कि शायद यूपीएससी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो मत होना। ठीक, तो देखिए, और दूसरी चीज़ है कि इंफॉर्मेशन गैदर सच एज द ट्रूप मूवमेंट, क्या मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब जो है मेंबर स्टेट जो भी हैं, एक तो वो हो गया कि फ्लाइट के थ्रू आप स्पाई कर लो। दूसरा आप लोग को ट्रूप मूवमेंट इन सब के बारे में भी बताना पड़ता है ओपन स्काई ट्रीटी के अंतर्गत। यूएस ने क्यों छोड़ा, क्योंकि कंट्रोल अब जो है ये आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट हो रहा था वाशिंगटन के पास में फॉर ओवर अ डेकेड। मतलब वो ये कह रहा था कि रशिया कंप्लाई नहीं कर रहा है, हम क्यों रहे हैं इसमें, ये वाली बात है। और ट्रम्पू ने ये इससे निकल लिया आपका जो है ओएसटी को, यही कहा कि रशिया जो है मानता नहीं है, हम क्यों माने, और जब वो नहीं दिखा रहा है हमारी अपनी ज़मीन, तो हम भी नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो ये वाली बात है। और इसमें देखिए रशिया की आज आप लोग को मैपिंग एक्सरसाइज करनी है। पूरी रशिया का जो है कौन कौन सी वाटर बॉडी से टच होता है। ठीक, इसकी कैपिटल कहाँ पे, उरल माउंटेन्स को आपको करना है। और इसमें कैलिनग्रेड है जगह, चलो ठीक है, ये तो कोई इतने नहीं बता दूंगा। पीटर्सबर्ग, कौन कौन सी मेन नदियां हैं, डनूबे और वो सारी जो है उनके बारे में आप रशिया का करना है आप लोगों को मैपिंग। बैरिंग स्ट्रेट से यूएसए से अलग होता है ये आर्कटिक सर्किल। रशिया पे आज जरा निगाह डालो आप लोग। ठीक, और देखिए यहाँ पे कंटेंशियल इशू ये है कि रशिया अपना मतलब एक इसका एक्सक्लेव है ईस्टर्न यूरोप में, कलिंग्रेड। वहाँ पे जब भी कोई यूरोप की या फिर मतलब जो भी मेंबर्स हैं वो जाने की कोशिश करते तो ये मना कर देता था, तो सबके मन में खटक गया। तो उन्होंने कहा कि वाई डिड रशिया लीव आफ्टर द यूएस। तो अब जब नहीं दिखाना चाहता तो रशिया, अब जो है रशिया ने भी कहा कि हम नहीं दिखाना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हो, हम छोड़ देंगे ये वाली ट्रीटी। और फाइनली उसने छोड़ दी है। अच्छा, एक्सक्लेव और इनक्लेव में से रिलेटेड एक इंटरलिंकिंग वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में अभी बांग्लादेश के बीच में आप लोगों ने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, भारतीय संविधान का जो है संवैधानिक संशोधन जो 100 नंबर का हुआ था, उसमें क्या था कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कई सारे एनक्लेव्स थे, ENCLAVES एनक्लेव्स थे। तो उन एनक्लेव्स का जो है वो हो गया, एक्सचेंज हो गया। अच्छा, एनक्लेव क्या होता है कि किसी एक कंट्री की बाउंड्री के अंतर्गत
दूसरी कंट्री का, मतलब इंडिया की बाउंड्री ये है तो इसके अंदर बांग्लादेश का एनक्लेव था, तो इसको एनक्लेव बोलेंगे। अगर इंडिया की कंट्री के बॉर्डर के बाहर, तो मतलब इसको बांग्लादेश क्या बोलेगा, इसको एक्सक्लेव बोलेगा। तो इसी तरीके से रशिया का एक्सक्लेव था यूएसटर्न, आपका यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप में, इसमें जाने से मना करता था। और जब वो जाना चाह रहा तो मना कर दिया उसने। रशिया ने कई बार एश्योरेंस भी मांगा नाटो एलाइज से कि भैया जो भी तुम डेटा उठा उठाते हो वो वॉशिंगटन को मत दिया करो। समझ रहे हो, चिढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा अच्छा, यूएसए इसलिए पहले निकल गया, अब रशिया भी निकल गया। अच्छा, रशिया ने ये कहा है कि दैट दीज रिक्वेस्ट वर नॉट बैक बाय द नाटो मेंबर्स प्रॉम्प्टिंग इट टू लीव द ट्रीटी, कि मतलब मेरे मना करने के बाद भी ये लोग यूएसए को भेजते रहे डेटा, और इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा, आप लोग के लिए ये जो लिंक मैंने दिया है इसको ज़रा आज आप लोग जाना। www पेड ग्रुप में मैंने ये लिंक आप लोग को दे भी दिया है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। इसमें कई सारे हैं, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला जो है, सेटेलाइट कौन कौन सी हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन। तो स्पेस से रिलेटेड जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन इससे पूछे आ सकते हैं, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट है, इंपॉर्टेंट है। ओपन स्काई संधि का महत्व क्या है, कि मतलब यही है कि एडवांस्ड सेटेलाइट होने के बाद भी जो है, करंटली इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है एडवांस के बाद भी, लेकिन फिर भी थर्मल इमेजिंग डेटा नहीं मिल पाता है। और थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, इससे कई सारी चीज़ें, न्यूक्लियर साइट और ये सब दिख जाती हैं आसानी से। तो ये आज भी रेलेवेंट है। और ये बताया गया है कि इकोनॉमिक्स रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा कि 200 से ज़्यादा सर्विलांस किए गए रशिया के ऊपर, जब 2002 से यूएसए ने किया रशिया के ऊपर। अच्छा, रिलेशन बिटवीन दीज कंट्री तो आप लोगों को पता ही है। दीज मतलब रशिया और यूएसए। ठीक, इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, अब ये इसमें से भी दोनों लोग निकल लिए। ठीक, 2019 में। अब ये ट्रीटी जो है ये साइन करी गई थी यूएसए और सोवियत के द्वारा 1987 में, जिसमें इन लोगों ने ये एग्री किया था कि जो भी इनके पास लीथल मिसाइल है, ठीक, आईएनएफ ट्रीटी के अंतर्गत, ठीक, उनका स्टॉक को ये लोग धीरे धीरे ख़त्म करते जाएंगे न्यूक्लियर रेस में, ताकि मतलब ना आगे बढ़े। ठीक, न्यूक्लियर पावर जो है का प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए गड़बड़ है, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन ही पूरी वाइप आउट हो सकती है। ठीक है, इसमें ये भी दूसरा ये भी वरी किया जा रहा है कि जैसे यूएसए और रशिया के संबंध बिगड़ गए, जो इनकी न्यू स्टार्ट पॉलिसी है, जिसमें कहा गया है कि न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट जो है, परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते, इनको नहीं मानेंगे। और ये एक्सपायर होने वाला है अब 5 फरवरी 2021 को। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें भी यही है कि न्यूक्लियर आर्म, जो भी न्यूक्लियर, मान लो इनके पास हज़ारों हैं दोनों के पास, ठीक है, यूएसए और रशिया के पास, तो ये उसको जो भी न्यूक्लियर बम बनाने वाला स्टॉक पहले उसको कम करते जाना है। लेकिन कम कर नहीं रहे हैं, और तो डेट भी जो थी वो भी कम हो गई। ठीक, ये रहा यूएसए, आपका ये रशिया। रशिया की मैपिंग आप लोग करनी है, आर्कटिक ओशन कहाँ कहाँ जुड़ रहा है, कौन कौन सी वो है, ये मंचूरियन प्लेटू है क्या है, यहाँ पे इसका जैसे उरल माउंटेन होता है। ठीक, इस तरीके से देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए यूके की पार्लियामेंट। अब देखिए कंटेक्स्ट समझते हैं क्या है। संदर्भ क्या है कि ब्रिटेन की संसद में कश्मीर से संबंधित बहस हो रही है। इस पे बिल्कुल लाजमी है कि भारत जो है इस पे मतलब काफ़ी नाराज़ है कि आप कैसे भैया, ये हमारा आंतरिक मामला है कश्मीर से रिलेटेड, आप क्यों अपनी संसद में फालतू में यहाँ पकड़ पकड़ कर रहे हो। ठीक है, ये सब मत करो। और झूठे दावे, और जो तीसरा देश मतलब पाकिस्तान जो है, जो कुछ भी आपको निराधार आरोप बताता जा रहा है, आप उसको पे फंसते जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन भी कराए थे, ठीक, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाले सक्सेसफुली हो गए। पैंडेमिक पड़ा था लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। इंटरनेट भी हमने उसको दे दिया, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप जो है पाकिस्तान जो बता देता है उसे आपसे जाके पकड़ पकड़ करने लगते हो अपनी पार्लियामेंट में, क्यों कर रहे हो। ये हमारा आंतरिक मामला, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है, जो तुम वर्डिंग यूज़ कर रहे हो कि जो है तुम जम्मू एंड कश्मीर और पीओके, तो पीओके जो है वो तो जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ने जो है वो कर रखा है। वहाँ पे अगर इस तरीके का ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हो रहा है तो तुम वहाँ की सिर्फ बात करो ना। तुम पूरे जम्मू एंड कश्मीर अगर नाम बोल रहे हो तो गड़बड़ है। अगर तुम्हें ये पता चला है कि पीओके मतलब कुछ ऐसी ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रही हैं और वो पीओके में हो रही हैं, तो पीओके का नाम लो, जो कि पाकिस्तान के पास में इलीगली अभी ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो वो हमारा अखंड हिस्सा भारत का। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई, सिंपल फैक्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक,
और इसमें ये बताया कि मतलब, और हाँ, पॉलिटिकल मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट किस बात पे बहस हो रही थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर बोल दिया है। तो वही इंडिया कह रहा है कि भैया पीओके में हो रहा है तो पीओके में नाम लो ना, फालतू में जो है। अच्छा, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस हैं, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोकसभा अगर आप इक्विवेलेंटली देखें अगर इंडिया से, और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि राज्यसभा। ठीक, और ये कहाँ पे है, वेस्टमिनिस्टर में है। जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर, ऐसा नहीं पश्चिमी का कोई मंत्री नहीं है ये। ठीक, ये रेज्ड मतलब यही है मानव अधिकार और ये सारी चीज़ें इसमें, वही सिंपल फैक्ट जो मैं बता चुका हूँ। ठीक, टेक्नोलॉजी गलत यूज़ कर रहे हो, कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करो ना, जो कि 47 में हमको मिल गया था, प्रिंसली स्टेट था पीओके, हमें मिल गया था, लेकिन इसने लीगली ऑक्युपाई कर लिया है और अब झूठे चीज़ें बता के आप उसमें फंसते आ रहे हो। आपको ये पाकिस्तान ये बता रहा है कि हाँ जियोनासाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उग्र हिंसा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ने ये भी बताया कि भैया हम तो स्मार्ट वाईफाई प्रोजेक्ट हमने लगाया जिससे हाई स्पीड आ रही है वहाँ पे इंटरनेट की। हम जो है पूरे टेरर अटैक भी कम कर दे रहे हैं, बहुत ही भीषण चैलेंजिंग वेदर को भी हमने वो कर लिया है। मतलब उसके इन सब के होते हुए भी, कोविड-19 होते हुए भी, इन सब के होते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाले इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट कराए। ठीक, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, ये कहने की बात है। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान जो है ये शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन, इन सबको मानता नहीं है। और अगर हम बात करने के लिए तैयार हैं, फ्री फ्रॉम टेरर, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस, मतलब ये है कि भारत एक बार पुनः इस बात को दोहरा रहा है कि शिमला समझौते 1972 जब बांग्लादेश अलग हो गया, उसके बाद पाकिस्तान को पीटा इंडिया ने, तो उसके बाद शिमला समझौते हुए थे, उसको ही मान लो। जब पीटे तब तो तुम बहुत वो कर रहे थे, जो है मतलब घबराए हुए थे, तब तुमने सब मान लिया था, लेकिन उसको पूरा क्यों नहीं करते हो। लाहौर घोषणा कुछ भी करो, जब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, तो इनके अनुरूप जम्मू कश्मीर समेत सभी बकाया मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करने को तैयार हैं। बस ये टेरर, हॉस्टिलिटी, वायलेंस ये सब ना होने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो यूके इस मामले में ब्रिटेन का क्या रुख है, उनके वहाँ के एक मेंबर हैं निगल एडम्स, ठीक, उन्होंने भी कहा है कि हाँ सही बात है, हमारा ये हम मानते हैं कि ये इंडिया का आंतरिक मामला है, ये सारी चीज़ है। ठीक, अब देखो यहाँ की मैपिंग कर लेते हैं। इसमें देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आपका वेस्ट में पड़ रहा है। ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है, इसमें आयरलैंड नहीं आता है, ध्यान रखना। यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड नहीं आता, नर्दर्न आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है। ठीक, नॉर्थ सी इसके ईस्ट में यानी कि पूरब में पड़ता है, आयरिश सी हो गया, इंग्लिश चैनल, कई बार आप लोग सुनते होंगे ना कि इन महिला ने इसने ये जो है इंग्लिश चैनल पार किया, तो यहाँ से क्या इन्होंने पार किया, इंग्लैंड से फ्रांस चले गए या फिर फ्रांस से इंग्लैंड चले गए। ठीक, ये देखिए ये 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन जा रही है, ये इंग्लैंड के ईस्ट में स्थित है, थोड़ा सा ईस्ट में। ये क्वेश्चन पूछता है, स्टेट ऑफ डोवर ये है। ठीक, जल डमरू मध्य जिसे बोलते हैं। और आपका जो है ये शेटलैंड आइलैंड ये सब कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के पास में है। अभी वो आप लोगों ने पढ़ा था ना A68A, जो है अंटार्कटिका से एक जो है आइसबर्ग बहुत बड़ा सा अलग हो गया है, वो सब शेटलैंड आइलैंड, साउथ जो है ऑर्नक्ली, इस वाले में गए थे। ये सब ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है। इसी के साथ साथ हम लोग ने पढ़ा था केमन आइलैंड, वो भी जो है कहाँ पे, करेबियन सी में है। ठीक, वो भी ब्रिटिश की ओशियन मतलब ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक, इसी तरीके से इंडियन ओशियन में भी दिएगो गार्सिया और चगोस आइलैंड, ये किसके पास है, इंग्लैंड के, मतलब ये यूके के ओवरसीज टेरिटरी। और डिएगो गार्सिया जो है वो एक्चुअली अब यूके ने यूएसए को दे दिया है, मतलब समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये याद रखनी चाहिए आप लोग को। अब देखिए अगली जो न्यूज़ है हम लोग की, ये इंपॉर्टेंट है, और ये किससे रिलेटेड है, स्पेशल। समझिए, पहले कंटेक्स्ट बता देता हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो हमारा यूपी का है, उसने ये कहा है कि सेक्शन 5 किसका, धारा 5 जो है आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि भैया अगर आप शादी करना चाहते हो, कैसी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत हो सकती है, इंटर रिलीजन, मतलब कि दो दो धर्मों के बीच के, या फिर दो कास्ट के बीच में, जाति के बीच में, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप शादी कर सकते हो। ये लॉ में कहा गया है, ये इलीगल नहीं है, सीधी सी बात। तो आप जब ऐसा कर रहे हो तो आपको जो है क्या करना होता है, 30 दिन पहले ये बताना पड़ता है कि हम इंटेंशन है हमारी ये मैरी करने की। तो 30 दिन पहले ये नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये चीज़, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोली है।
और इसमें ये होता क्या था कि आप मैरिज ऑफिसर, एक विवाह अधिकारी होते हैं, समझिए आप, एक क्या गजब की पोस्ट है ये। तो इसमें जो है इनको आपको बताना पड़ता था 30 दिन पहले कि हमारा इंटेंशन है, हम जो है विवाह करने वाले हैं भावी पक्षों को। यहाँ पे लिखा हुआ, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के भावी पक्षों के लिए विवाह के 30 दिन पूर्व नोटिस जारी करना वैकल्पिक बना दिया। अच्छा, अब इन्होंने ये कह दिया है कि आपका जो है प्रोविज़न ये वैकल्पिक है, आप चाहो तो उसे भेजो, ना चाहो तो ना भेजो। सिंपल सीधी ये बात बताई गई है, इसमें और कुछ भी नहीं। और उन्होंने कहा है कि ये ऐसा मतलब मैंडेटरी अगर आप कर रहे हो तो ये गलत है। मैंडेटरी करने पे क्या है, आर्टिकल 19 यानी कि आपका लिबर्टी, स्वतंत्रता पे आप खेल रहे हो कि उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आर्टिकल 21 की मतलब उनके पास जो है प्रिवेसी वाली जो बात है, जो पुट्टू स्वामी केस में आया था, उसके साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो वैकल्पिक है, कुछ और ही थोड़ा है। इससे तर्क ये है कि ये देखा जा रहा है कि भैया बेनिफिट ये है, हालांकि बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है कि कई लोग को कन्वर्जन कराना पड़ता था, आप कन्वर्जन नहीं कराएंगे। ठीक, जैसे मुस्लिम हिंदू शादी कर रहे हैं तो वो आपस में कन्वर्जन नहीं कराएंगे, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं फोर्स कन्वर्जन हो भी जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा भी हो सकता है कि चीटिंग वीटिंग बढ़ जाए, चीटिंग वीटिंग बढ़ जाए, लोगों को अगर ये नोटिस नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा और कोई भी जो है ड्यूप कर सकता है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसमें यही 5 और 6 एक्ट ऑफ 1954 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत आपको मैरिज ऑफिसर को बताना पड़ता है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं है, सारा वही बताया गया। इसमें हाँ, ये धर्मनिरपेक्षता और समतावाद यानी कि सेकुलरिज्म और एगलिटेरियन के खिलाफ है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। इशू बस वही है कि कोई चीटिंग वीटिंग भी कर सकता है और कोई जो है ये भी बता। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है GS3 से रिलेटेड। ठीक, इसमें एक आ गया है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था, E20 वाला फ्यूल पढ़ाया था, बायो फ्यूल क्या होता है, ये सब बताया था ना, आप लोग को याद आ रहा है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कि एक मॉडिफाई स्कीम कर दी गई है 1G, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल बनाने के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं उसको मॉडिफाई कर दिया गया स्कीम में। क्या कर, अब इसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, वितरण विभाग ने ये कहा है कि भैया जो पहले की स्कीम थी उसमें हम कुछ अब बदलाव कर रहे हैं। अब हम आपको फाइनेंशियल तो असिस्टेंस देंगे, किसके लिए, कि अगर आपको एनहांसमेंट करना है कि आपकी एथनॉल डिस्टिलेशन वाली जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, तब भी फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे। हम अगर आपको सेटअप करना है, नया सेटअप करना है फर्स्ट जनरेशन वाला एथनॉल का, ठीक, उसके लिए भी देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये कन्वर्ट करना है मोलासेस यानी शीरा, शीरा जो होता है शुगर केन वाले उसमें निकलता है फैक्ट्रियों में, उसकी बेस डिस्टिलरी से आपको जो डुअल फीड स्टॉक पे जाना है, तब भी हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, नई जो आपकी ये मॉडिफाई करी गई स्कीम फर्स्ट जनरेशन एथनॉल के अंतर्गत। सिंपल ये चीज़ बताया, किसने बताया है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने। अब यहाँ पे समझना, फर्स्ट जनरेशन एथनॉल किससे किससे होता है, हो सकता है फीड स्टॉक से, अगर देखा जाए तो सीरियल से यानी कि राइस, वीट, बार्ले, कॉर्न से, sorghum, ठीक, इन सब से हो सकता है, यानी कि चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना, चुकंदर जैसी खाद्य वस्तुओं से हो सकता है। साथ ही साथ जो है शुगर केन, शुगर बीट, इन सब से भी हो सकता है। ठीक, बस की ये चीज़ है। एथनॉल बिल्डिंग प्रोग्राम आप लोगों ने बताया था 2022 तक जो है 25%, इसमें 20%, सॉरी 2025 तक, सॉरी 20% है। और आपका जो है 2030 तक जो है कितना परसेंटेज करने की बात है, शायद 30% है। ठीक, 2022 तक 10% है, ये याद आ रहा है मुझे। और अभी जो चल रहा है ये कितना चल रहा है, 5% चल रहा है। ठीक, तो ये कर लेंगे ना इंडिया वाले। अब इसमें होता है कि पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती है, इसके ऐसा अगर ये बोल दिया एथनॉल ब्लेंडिंग डीजल के साथ हो रही है तो गलत कह रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पेट्रोल के अंतर्गत ये कहा गया है, ये हमारा है। और इससे यही होगा कि हम अगर ब्लेंडिंग करेंगे तो ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो हम जो है डॉलर कम देंगे, डॉलर कम देंगे तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स बढ़ेगा तो जो है साथ ही साथ जो है हमारी उस पैसे को हम अपनी सोशल से मतलब सोशल स्कीम में लगा सकते हैं। साथ ही साथ कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा। ठीक, ये वाली पूरी बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का वाला एक्ट है। और सरप्लस जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत फूड ग्रेन की, जैसे कि मेज हो गई, ठीक, और मक्का, ज्वार और बाजरा, इन सब फ्रूट, इन सब से जो है जो भी वेस्ट हो रहा है इसको कर लो। मतलब मुझे थोड़ा ये लगा कि मतलब इतने ये सब आपके पास एक्स्ट्रा है और देश में भुखमरी है। ठीक, ये कैसे हो सकता है मतलब।
आप इसको ईंधन बनाने के लिए दे दे रहे हो। तो ऑयल कंपनीज, ऑयल वाले जो हैं, इन सबको इनडायरेक्ट, पता नहीं मुझे ठीक ये चीज़ नहीं वो हुई। आप अपने लॉजिस्टिक ये सब संभालो, देश में भुखमरी, और आप जो है इन सब खाने पीने की चीज़ों को जो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का कौन देखेगा फिर। ठीक, तो ये चीज़ है। और 2018 में ही चेंज किया गया ये वाला, 2018 में आया, देखो ये लिखा हुआ है, सरकार ने वर्ष 2018 में ये चेंज किया है, कि मतलब इतना भी वो नहीं होना चाहिए। और जो है एसडीजी गोल जो है आपका, उसमें हंगर वाला कौन सा गोल है, 1 है ना, कि जो है 2 है, बताइए अच्छा आप लोग कमेंट करके। और हंगर है भी हमारे यहाँ, आपका इंडेक्स भी एक आता है, उसमें भी देखो इंडिया की अच्छी रैंक नहीं, सीरियस कैटेगरी में है, सीरियस में, मीडियम में है। ठीक, बताइए आप लोग कमेंट करके। तो देखो ये वाली सारी चीज़ है। और इसमें शुगर और इथेनॉल प्रोडक्शन, ये पहले सिर्फ इसी से था, ये सिंपल बता रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे और कई सारी चीज़ें। लोन इंटरेस्ट सबवेंशन का मिलेगा, मतलब 7% है वैसे लोन, लेकिन आपने टाइम पे दे दिया तो 3% ही पड़ेगा, या 4% पड़ेगा, 3% की छूट दे देंगे। 3% फिर बैंक किससे लेगा, गवर्नमेंट से ले लेगा, आपसे नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 3% छोड़ देगा। फ़ायदे यही हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन प्रमोट होगा, विकेंद्रीकृत एथनॉल प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब हर जगह होने लगेंगे इंडिया में। रोजगार बढ़ेगा, किसानों की आय की वृद्धि होगी, जीएसटी जो है रिडक्शन कर दिया है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, देखो ये प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये किससे रिलेटेड है, जैव ईंधन से। ठीक है, यानी कि बायोफ्यूल से। E20 फ्यूल ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 18 दिसंबर वाले उसमें। आपका ये बायोफ्यूल पॉलिसी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इससे 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पे पहले जनरेशन जो एडिबल बायोमास से जो है हम इथेनॉल बनाते हैं, शुगर बीट, शुगर केन, वीट, और सारी जो ऊपर बताए उनको पढ़ लेना प्लीज़ एक बार, फिर से कई बार पढ़ना पड़ेगा। सेकंड जनरेशन जो है नॉन एडिबल से, मतलब ये खाद्य वाले से मतलब बिना खाद्य वाले, फूड, स्ट्रॉ, ग्लास वेस्ट। थर्ड वाला क्या, एल्गम ब्लूम से बनाएंगे, एल्गल ब्लूम से। ठीक, आपने कई सारी देखी होंगे, ताला वाला, उसमें हरा हरा सा पूरा जमा रहता है, ऐसा लगता है फर्श बनी हुई है, वो एल्गल ब्लूम ही तो होता है। ठीक, तो बायोमास है, उससे बना सकते हो आप। या फोर्थ जनरेशन क्या है, पायरोलिसिस, मतलब कि आपका ऑक्सीजन के बिना जो है आग लगा के जो है वो का वेस्ट टू एनर्जी बनाना। सोलर टू फ्यूल, इंजीनियर्ड एल्गी, एल्गी और गैसिफिकेशन। ठीक, अब आ गए हम लोग अपने फेवरेट पोर्शन, जिसका नाम है कौन बनेगा ISPCS। यहाँ पे देखिए आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। गवी गंगादेश धरेश्वर मंदिर जो है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस मंदिर का नाम स्थलाकृतिक विशेषताओं और पौराणिक कथाओं के संयोजन से लिया गया है, यानी कि गवि मतलब गुफा, और गंगाधरेश्वर जो है मतलब शिव, का अर्थ यह है कि भगवान जो गंगा का श्रृंगार करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आप लोग बताना है। वैसे सही है स्टेटमेंट। द ओवर क्लाउडेड, अब देखो अगर अगर आप लोग ये टफ भी लग रहा हो, तो अगर आपने पढ़ लिया तब तो कर लोगे ना, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो। ये वाली चीज़ है, इसलिए टेस्ट जरूर लगाया करिए आप लोग। ओवर क्लाउडेड स्काई इम्पैक्टेड, अच्छा इस बार जो है सूर्य मंजना जो है नहीं हो पाया, क्योंकि बादल घिरे हुए थे। ठीक, और ये टेम्पल का कोणार्क उड़ीसा में लिमिटेड मतलब स्थित है, तो ये चीज़ गलत है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटका में। सूर्य मंजना क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन, यानी कि 14 जनवरी के दिन आपका जो है सूरज की रोशनी गिरती है शिवलिंग पर। ठीक, गावी केव में। और ये 10 मिनट तक जो है काफ़ी शाइन वाइन करता है, तो इसी को ये इस बार नहीं हो पाया क्योंकि क्लाउड थे। और ये किसने, केम्पागोड़ा फर्स्ट ने बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो हमारा ये है सिंपल सा, कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो है, उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हेनले पासपोर्ट क्या है आपका इंडेक्स, ये बताता है दुनिया के सभी पासपोर्टों की वह मूल रैंकिंग है, जिससे कि उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। मान लीजिए इंडिया को मलेशिया जाना है, ठीक, अगर उसने हमको वीज़ा फ्री दे रखा है, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल दे रखा है, तो हम सीधे यहाँ से, हमें कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं कराना है, वीज़ा पहले से नहीं लेना है। सीधे जाके उनके एयरपोर्ट पे उतरे और कहा भैया वीज़ा बना, बहुत देर हो गई, एक तो आ गए, ऊपर से कुछ स्वागत नहीं करोगे हमारा। ठीक, तो वहाँ फिर स्वागत होगा आपका। पहले स्वागत में क्या है, वीज़ा आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। तो ऐसा जो है, ऐसा करने में जापान
चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी तो मतलब हम लोग को ये बताना है पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसकी रैंकिंग थी 79, यानी कि 79 2021 वाले उसमें। ठीक। और जापान तीसरा स्टेटमेंट, वैसे ये स्टेटमेंट गलत है दूसरा वाला। तो जब ये गलत हो गया तो आपने को ये देखना चाहिए कि दूसरा स्टेटमेंट किस में है। और पूछा क्या गया, फॉल्स पूछा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, तो बी ही ऑप्शन हो गया है। पे आंसर भी दिख रहा है बहुत आसानी से। तो अब देखो जापान जो है वो दुनिया में अभी भी सबसे ज़्यादा कंट्रीज 191 डेस्टिनेशन है जिसमें वो वर्ल्ड मतलब सिंपल बिना वीज़ा के जा सकता है, वहाँ जाके वीज़ा ले सकता है। ऐसा नहीं कि उसको वीज़ा नहीं लेना है, कहीं भी खुला मतलब छुट्टा घूम रहा है ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी इंडिया जो है वो 85 रैंक है इसकी इंडिया 2021 में। ठीक। 2020 में 84 थी, 2019 में 82 थी। तो हमारी रैंक लगातार नीचे गिर रही है। लोग हमको मना कर रहे हैं मत आओ बिना वीजा लिए। ठीक। इसके बाद क्या है, 2006 में इंक्लूड्स 199 डिफरेंट पासपोर्ट। अब जो है अच्छा जापान सबसे ऊपर है, और उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद साउथ कोरिया और जर्मनी थर्ड प्लेस पे है। सबसे नीचे कौन है, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान, जिनको लोग जो है चाहते ही नहीं कि उनके यहाँ मतलब वो वीज़ा नहीं मतलब मुश्किल बनाते हैं। तो आज का आप लोगों को कैसा सेशन लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो लाइक का हमारा आज का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक्स का है। जो आप लोग देख रहे हो यार, कम से कम 2000 लोग देख रहे हो, तो कम से कम ये तो आप लाइक तो कर ही सकते हो यार। थोड़ा बहुत मोटिवेट हम लोग करिए। और अगर आप लोग को मेरा गाइडेंस अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे साथ यूपीएससी और ईपीएफओ वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक। इसमें टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको बता दी है। टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल डेडिकेटेड डिस्कशन सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। कॉल कर सकते हैं आप लोग 8564880530 और 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलेंगे। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।